मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा आपके सामने फिर से उपस्थित हुई हूँ और आज मैं जो क्लास देने जा रही हूँ वह छोटे छोटे बच्चों को देने जा रही हूँ, चाहे वो 4th क्लास के बच्चे हों चाहे 5th क्लास के बच्चे हों। जहाँ से संस्कृत शुरू होती है मैं वो क्लास आपको पहली क्लास देने जा रही हूँ। बच्चे, सारे छोटे छोटे बच्चों को मैं अपने टीचर्स पॉइंट के चैनल पर स्वागत करती हूँ और चाहती हूँ कि वो मेरे से जुड़े और मेरी क्लासेस को देखें ताकि उनके जो डर है, जो शंकाएं हैं, जो न्यू सब्जेक्ट को लेकर प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब खत्म हो जाए और वो किसी भी तरीके का डर और शक लेकर ना चलें। राइट, बहुत आसान है। सबसे पहले मैं छोटे छोटे बच्चों को जो क्लास 4th या 5th के होते हैं, मैं उन बच्चों को यह बताना चाहती हूँ कि बच्चों, संस्कृत सबसे प्यारी और सबसे अच्छी भाषा है और सुसंस्कृत है। आपको ये बताना चाहती हूँ, जो आप हिंदी पढ़ते हो वो संस्कृत से ही जन्मी है ना। और मैं आपको बताऊँ, कहा जाता है कि संस्कृत हिंदी की माता है, या कहें कि हिंदी जो है संस्कृत की बेटी है। राइट, तो आप उस माँ को पढ़िए जो हमें संस्कार देती है, अर्थात संस्कृत। राइट, तो आज छोटे बच्चे नया सब्जेक्ट चुन रहे हैं, नया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो मैं उन्हें शुरुआत करती हूँ पहले लेसन से, प्रथम पाठ से। राइट, बहुत आसान है। सबसे पहले तो बच्चों ये सोच के चलिए कि ये भाषा बहुत आसान है और बहुत प्यारी भाषा है और बहुत अच्छी भाषा है। ओके, तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे पास जो सबसे पहला टॉपिक आता है वर्णमाला का, क्योंकि वर्णमाला से ही हमारी सारी आगे की कहानी चलती है। वर्णमाला, अब हमारी वर्णमाला कैसे तैयार हुई, तो मैं आपको बच्चों ये बताना चाहती हूँ, चाहे वो हिंदी के हो बच्चे यहाँ पर, चाहे वो संस्कृत के बच्चे हों, जो वर्णमाला हमारी तैयार होती है वो कैसे तैयार हुई वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले मनुष्य का जन्म हुआ था, मनुष्य ने ही वर्णमाला तैयार की थी। तो ये मनुष्य हमारा सबसे पहले कौन तैयार हुआ, ये मनुष्य तैयार हुआ है ना। मनुष्य के मन में भाव उत्पन्न हुए। क्या उत्पन्न हुए? भाव। भावों के बाद चेहरे पर भावों को क्या किया, उसने प्रकट किया। अब चेहरे पर भावों को प्रकट करने के बाद वो आगे का सफर उसने तय किया। उसमें चेहरे के भावों के बाद उसने आवाज को जन्म दिया, है ना। और जब उसने आवाज को जन्म दिया, फिर उसने सफर तय किया। उसने अव्यवस्थित वर्ण बनाए। अव्यवस्थित वर्णों का ज्ञान जब हो गया तो फिर मानव आगे चला, और मानव आगे चलने के बाद उसने क्या किया, उसी व्याकरण शास्त्रियों ने, जो हमारे ज्ञानवान और जो व्याकरण शास्त्री हैं, उन्होंने क्या किया, व्यवस्थित वर्ण दिए। इसके बाद व्यवस्थित वर्ण के बाद उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर यही व्यवस्थित वर्ण दिए और यही व्यवस्थित वर्ण हमारे क्या कहलाए, वर्णमाला कहलाए। और ये देखिए, जो वर्णमाला जो हमने आपको बताया, ये वर्णमाला हमारे पास कैसे तैयार हुई। अब ये हमारी कॉमन बात है। संस्कृत की वर्णमाला कौन सी है? अब ये वर्णमाला कहलाए क्योंकि आपने वर्णमाला हिंदी में आपने बहुत अच्छी तरह से सीखी हुई है और बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं। अब संस्कृत की वर्णमाला में क्या फ़र्क है? अब आप ये देखो बच्चों, संस्कृत की वर्णमाला और वर्णमाला में क्या फ़र्क है। ये जो वर्णमाला हिंदी की है उसमें, क्योंकि अभी तक आप वर्णमाला सीखे हैं, राइट, तो संस्कृत की वर्णमाला और वर्णमाला में क्या फ़र्क है, समय आने पर मैं बताऊंगी। फिलहाल हम और आगे चलते हैं। इसमें सबसे पहले ये वर्णमाला, ज़्यादातर वही सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क है, उसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमें जाने बिना हम संस्कृत आगे पढ़ नहीं सकते, आगे सीख नहीं सकते हैं। तो संस्कृत वर्णमाला के 2 पार्ट बनते हैं एज यूजुअल, जैसे आप सब लोग जानते हैं। एक है स्वर और एक है व्यंजन, राइट, है ना। स्वर हमारे होते हैं 13 और व्यंजन हमारे होते हैं 33, है ना। स्वर कैसे होते हैं, जरा स्वर और व्यंजन को अलग अलग सीख लेते हैं। हम स्वर कहते किसे हैं? जिन वर्णों को बोलते या लिखते समय दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, राइट।
वो स्वर कहलाते हैं। अब हमारे पास स्वर जितने कितने हैं, 13 है। अब 13 स्वर जो है, देखिए हम पहले स्वर लिखना शुरू करते हैं। आ, ई, उ, रे, और ये रे। आपका इसके बाद है ए, ऐ, ओ, औ। ये देखिए हमारे 13 स्वर बने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब आप देखेंगे कि मैंने ये जो वर्ण लिखे, जो स्वर लिखे हैं वो डबल कलर से लिखे हैं, कुछ रेड से और कुछ ग्रीन से। तो जो रेड वाले हैं, अ, ई, उ, तो गलत हो जा रहा है, चलिए, है ना। ये हमने लिखा, लेनी दूसरे वर्णों, जिन वर्णों को बोलते समय या लिखते समय दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वे स्वर कहलाते हैं, और वे स्वर कहलाते हैं। अब स्वर हमारे पास कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, और इसके बाद हमारे पास है रे, ए, ओ और औ। राइट। अब ये जो स्वर हैं, जितने स्वर हैं, ये हमें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है बोलते या लिखते समय। ठीक है। अब ये जो स्वर हैं, ये भी हमारे 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ह्रस्व और दूसरा होता है आपका दीर्घ। ह्रस्व का मतलब होता है कम समय, और दीर्घ का मतलब होता है ह्रस्व से ज्यादा समय, अर्थात दुगना समय। यानी जो शब्द कम समय लेते हैं बोलने में, वो ह्रस्व कहलाते हैं। कम समय, देखिए अ, उ, रे, ये हमारा कम समय लेते हैं। और जो हमारे, अब ये देखिए, आ समय ज्यादा लिया, है ना, ई समय ज्यादा लिया, तो ये कहलाते हैं दीर्घ। है, इसके बाद आपका आ जाएगा ए, इन्होंने हमारा ज्यादा समय लिया, ओ और औ, ये हमारे ज्यादा समय ले रहे हैं। तो जो कम समय लेते हैं, ये कम समय लेते हैं, है ना। और ये जो होते हैं बोलते समय ह्रस्व से दुगना समय लेते हैं। राइट। ये हमारा छोटे बच्चों के लिए इनफ है। एक हमारा और होता है प्लुत। वो प्लुत दुगने से ज़्यादा समय लेते हैं, वो मैं आपको सिखा दे रही हूँ, पर ज़्यादातर छोटे बच्चे 4th और 5th क्लास के बच्चों के लिए नहीं होता है, वो जाके 6th और 7th क्लास के बच्चों के लिए होता है। फिर भी मैं आपको यहाँ सिखा दे रही हूँ। आपका जो है प्लुप्त, है ना, और वो क्या होता है, उसका जो होता है ये अवग्रह होता है। इस अवग्रह का मतलब क्या होता है? ये होता है आपका अवग्रह। तो कितना समय लेता है ये? तिगना या तिगने से ज्यादा समय लेता है ना। ये दीर्घ से ज्यादा समय लेता है। और जैसे इसका सिंपल सबसे ज्यादा उदाहरण आपके सामने आता है, ओम। ये देखिए, इसको जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम। हमने ये जो ओ बोला, ये अवग्रह होने के कारण कितना समय लिया? अवग्रह होने के कारण हमारा तिगना समय लिया, तिगना या दुगने से ज्यादा समय लिया। ठीक है, इसको बोलते हैं अवग्रह। राइट। अब ये हो गया हमारा, हमने सीख लिया स्वर। ओके। अब हम चलते हैं व्यंजन पे, है ना। और ये जो व्यंजन होते हैं हमारे पास 33 होते हैं, जैसा हमने आपको बताया था पहले, 33 होते हैं। इसके भी वर्ग होते हैं। पहला होता है वर्गीय, दूसरा होता है अवर्गीय। वर्गीय और अवर्गीय। वर्गीय के अंदर आते हैं आपके व्यंजन, जब मैं आपको समझाऊंगी, क वर्ग, च वर्ग, फिर ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। और इसमें आते हैं हमारे अवर्गीय में हमारे पास आते हैं अंतस्था, और दूसरा आता है हमारे पास ऊष्म, है ना। ये हमारा इनका विभाग किया हुआ है। अब क वर्ग में, इस वाले वर्गीय में कौन कौन से आते हैं? अब आपको व्यंजन तो ज्यादातर बच्चों सबको आते हैं, फिर भी मैं आपको एक बार लिख के दिखा दे रही हूँ। ये क वर्ग आप लिखना और सीखना बहुत जरूरी है। क वर्ग में आप जानते हैं, क वर्ग में हमारे पास क्या आते हैं? क, ख, ग, घ और ङ। फिर दूसरा हमारे पास आता है च वर्ग। च वर्ग में आता है च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, ञ। ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है ट वर्ग। ट वर्ग में हमारे पास क्या कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ, ण। फिर हमारे पास आता है इसके बाद त वर्ग।
त वर्ग में हमारे पास आते हैं त, थ, द, त, थ, द, ध और न, त, थ, द, न। फिर इसके बाद हमारे पास आता है प वर्ग। प वर्ग में हमारे पास आते हैं प, फ, प, फ, ब, भ, म। ठीक है, फिर आते हैं, ये हमारे 5 वर्ग हो गए। जैसा मैंने आपको ऊपर समझाया था, ये देखिए, ये वर्ग जो होते हैं, ये वर्गीय जो होते हैं ये 25 होते हैं, अवर्गीय होते हैं वो 8 होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि ये वर्गीय जो होते हैं वो 25 होते हैं। अब अवर्गीय में हमारे पास आता है अंतस्थः। अंतस्थः क्या है बच्चों? हमारा अंतस्थः है य, र, ल, य, र, ल और ये व। फिर हमारे पास आ रहा है ऊष्म। ऊष्म में हमारे पास आ रहे हैं श, स, षटकोण वाला, और इस तरह से हमारे व्यंजन। और ये हमारे पास कितने होते हैं? अवर्गीय हमारे पास कितने होते हैं? अवर्गीय हमारे पास होते हैं 8। ये होते हैं 8, 25 और 8 33। तो इस तरह से हमारे जो व्यंजन जो होते हैं वो 33 होते हैं, राइट। तो इस तरह से हम जो है पूरे व्यंजन का वर्गीकरण करते हैं। इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा बच्चों कि ये किस तरह से होते हैं। अब मुझे ये बताइए बच्चों कि आपको जो आपने केजी और नर्सरी से जो व्यंजन सीखे हुए हैं, उन व्यंजन में स्वर में नहीं, स्वर तो लगभग सभी सेम होते हैं। उसमें बड़ा री नहीं होता, हिंदी में ये बड़ा री नहीं आता है, लेकिन बाकी सब कुछ सही वैसा सेम होता है, कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन आप यहाँ आ जाइए, व्यंजन में आपको क्या फ़र्क नज़र आया बच्चों? जो बहुत बड़ा फ़र्क है, आप मुझे बता सकते हैं? आप अपने मन में सोचिए कि क्या फ़र्क है, और मैं आपसे उस फ़र्क के बारे में पूछूंगी, आप मुझे बताइए। अब मैं आपको फ़र्क बता रही हूँ कि जो हम हिंदी में लिखते हैं वो क लिखते हैं, ख लिखते हैं, ग लिखते हैं, लेकिन हम जो ये हिंदी का वर्ण है या अक्षर है हिंदी में, ठीक है। और हम जो संस्कृत में लिखते हैं तो ये क नीचे से तिरछी रेखा आ जाती। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में आपको समझाऊंगी, जब मैं पूरी बात नेक्स्ट क्लास लेकर आऊंगी कि ये तिरछी रेखा क्या है और हम इसको संस्कृत में क्यों लिखते हैं। ये जो हमने तिरछी रेखा डाली, ये तिरछी रेखा क्या है और हम इसे संस्कृत में क्यों लिखते हैं और किस लिए लिखा जाता है, तब ये नेक्स्ट क्लास जो आएगी तब मैं आपको समझाऊंगी, राइट। तो आज मैंने आपको संस्कृत के छोटे छोटे बच्चों को जो नई क्लास लेने जा रहे हैं, स्टूडेंट तैयार हो रहे हैं, उनको मैंने बताया कि पहले आपको सबसे पहले आपको क्या सीखना है ना। तो ये क्लास बच्चों आपको मुझे लग रहा है ज़रूर पसंद आएगी, समझ आएगा। सब कुछ मैंने बहुत अच्छी तरह से मेहनत करके आप तक लेकर आई हूँ। आप इसको समझिए, और अगर कहीं आपको परेशानी आती है, कहीं दिक्कत आती है, तो आप मुझसे आगे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप क्वेश्चन डाल सकते हैं और मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर दूंगी, राइट। नेक्स्ट क्लास लेकर मैं बहुत जल्दी आ रही हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू बच्चों। मैं आपसे सब बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि आप इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। अगर नहीं समझ आती है तो आप फ़ोन करके भी, कॉल करके भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, और पढ़ने और समझने के लिए आपको सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना बच्चों, राइट। तो चलिए क्लास में यहीं क्लोज करती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू बच्चों।